हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। राइट, चलो इसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। देखो, ये हमें कैलकुलेट करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ, देखो वैल्यू ऑफ क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो आप ये जानते हो कि ये जो पैटर्न बन रहा है वो किस चीज का बन रहा है। ये पैटर्न बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। सो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, x, और b क्या हो जाएगा 1/x। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ ताकि आप एरर को हमेशा मिनिमाइज कर सको। ये देखो, a की जगह हो जाएगा x, b की जगह हो जाएगा 1/x, और इसका होल स्क्वायर हम करते हैं, ठीक है। सो ये हमेशा ब्रैकेट में आप खोलना चालू करो, ब्रैकेट में लिखना चालू करो ताकि आप एरर को कम कर सको और एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सको। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और b की वैल्यू क्या है भैया, 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। आप देख रहे हो कि कुछ तो यहाँ पे है, प्लस में 2 है और सारा साइन क्या है, प्लस में जा रहा है। यानी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देता भी है तो पहले आप ऑप्शंस को चेक करो कि किसी में +2 है या नहीं। ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो 2 है या नहीं है। किसी में भी 2 नजर नहीं आ रहा है, यानी कि नन ऑफ द अबव आंसर होगा। और अगर कंफ्यूजन करने के लिए कभी आपको मान लो 2 देता भी है तो हो सकता है साइन के साथ ये खेल जाए, कहीं पे प्लस हो कहीं पे माइनस हो। तो आप देख रहे हो, साइन को ऑब्जर्व करना है, कांस्टेंट को ऑब्जर्व करना है, ऑप्शंस को मैच करते रहना है, ताकि क्या हो कि अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर आपके पास आता भी है तो आप उसको आसानी से हैंडल कर सको और अपने टाइम को सेव कर सको। क्योंकि देखो, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन आपका फास्ट है, साथ ही साथ अगर आप ऑप्शंस पे अगर आप ध्यान रखते हो, एक नज़र ऑप्शंस पे भी रखना है और दूसरे नज़र से आपको सॉल्व भी करते जाना है। ऐसे में क्या होगा, आपका टाइम अच्छे से मैनेज होगा और एक्यूरेसी के साथ आप अच्छे क्वेश्चंस को हिट कर पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। खैर, अभी हम इसको पूरा खोल करके भी देख लेते हैं कि आंसर क्या आ सकता है। तो x का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर इज 1 और x का स्क्वायर प्लस 2। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, आप सभी जानते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि इसमें से किसी ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ द अबव जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर सबसे पहली बात क्या है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर है। हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। हिंदी मीडियम वालों, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 968 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो अच्छा, एक चीज मुझे बताओ इंग्लिश मीडियम वालों, इसे क्या रीड करेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर, हिंदी मीडियम में से क्या कहते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर वर्ग नहीं कहते। तो हाइट ऑफ अ सिलेंडर, तो हमें सिलेंडर का क्या निकालना है, हाइट निकालना। ऑब्जेक्ट क्या है, ये पता चल गया सिलेंडर है। क्या निकालना है, हाइट। दिया क्या गया है, रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया। चलो ठीक है, पहले सिलेंडर का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलो सिलेंडर का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर को हम पहले आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं, ठीक है। सिलेंडर को अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा, रफ फिगर ये है, ऐसा कुछ होता है सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में अगर आप ये देख रहे हो ना, तो ये होता है आर यानी रेडियस, इसी को त्रिज्या बोलते हैं। ये हाइट है यानी ऊंचाई है, ठीक है। सो ये क्या पूछ रहा है हमसे, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको सिलेंडर का अगर आप पार्ट्स देखोगे तो आप देख पाओगे कि ये एरिया सर्कुलर है और ये एरिया सर्कुलर है, यानी कि टॉप और बॉटम सर्कुलर यानी वृत्त है टॉप और बॉटम। और ये वाला एरिया कुछ इस प्रकार का है कि इसे मैं आपको कहूँ, ये जो बीच का एरिया है, तो ये फर्स्ट हाफ होता है पाई आर एच
सेकेंड हाफ होता है एरिया इसका पाई आर एच। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसको जब आप गुणा करते हो ना, सो पाई आर एच आएगा इसका। पाई कांस्टेंट है, आर रेडियस और एच हाइट, ठीक है। सो पूरा सिलेंडर, जब भी देखो, जब भी सिलेंडर पे कोई क्वेश्चन आए और अगर आपको मिस नहीं करना है तो आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना ही करना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को करके ले जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा भी क्वेश्चन अगर टफ हो जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, यानी कि अगर मैं इसे बनाऊं दोबारा से तो हम क्या बना सकते हैं, सॉरी, चलो एक बार और बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है, आपको ये चीजें विजुअलाइज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ होता था, ऐसा कुछ सर ने ड्रॉ करा था। देखो, तो दो प्रकार का एरिया होता है कैलकुलेट। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे मैं लिखता हूँ सी ए से। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिर्फ ये वाला भाग कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, यानी कि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। मैंने कहा था कि एक हाफ के लिए है पाई आर एच, दूसरे हाफ के लिए एरिया है पाई आर एच, यानी कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया अगर कैलकुलेट करना हो, टोटल यानी कि इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला सर्कल। ऊपर वाला सर्कल क्या है भैया, ये वाला एरिया, और नीचे वाला सर्कल ये वाला। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये ऊपर वाले के लिए हो गया, ये नीचे वाले के लिए पाई आर स्क्वायर हो गया। यानी कि इसे अगर मैं लिखूं सी एस ए का वैल्यू यहाँ पुट करूं तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर कॉमन है और h प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। सो मैंने आपको क्या कर दिया है, मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव करना सिखा दिया। तो क्या आपको एग्जाम में ऐसा कुछ करना है, नहीं करना, सीधे फॉर्मूला रट लो, कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर, ब्रैकेट के अंदर है h प्लस आर, ठीक है। सो अगर आप ऐसा फॉर्मूला रट लेते हो तो कोई बात नहीं, नहीं रट पाते हो तब भी आपके एग्जाम में अगर आपके दिमाग में ये सिलेंडर विजुअलाइज हो गया तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया हमारे पास, हमने कहा 2 पाई आर आर प्लस एच, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 968 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख लेंगे 968 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे खोलते हैं, 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू देखो, दशमलव में अगर लिखना हो तो 3.14, 3.14। फ्रैक्शन में लिखना हो तो इसे क्या लिखते हैं, 22/7। रेडियस कितना है, आर की वैल्यू कितनी है, 7, और फिर 7 प्लस एच बराबर 968। तो 7 से 7 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कई सारे बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, 22 गुने 2 44, 44 से क्या करेंगे 968 में भाग दे देंगे 44 से, ठीक है। ऐसे भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखोगे तो आप ये पाओगे ये सारे के सारे ऑप्शन जो है इंटीजर में वैल्यू है, 15 17 19, कोई भी दशमलव में नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इधर का जो भी वैल्यू होगा कटने के बाद 44 है, यानी कि 44 पक्का है कि इसका 968 का एक फैक्टर होगा, तभी तो इंटीजर में वैल्यू आएगा। अगर फैक्टर नहीं होगा, अगर इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा 44 968 को, तो दशमलव में वैल्यू आनी चाहिए थी। कोई भी ऑप्शन दशमलव में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रल होगा, यानी कि ये फैक्टर होगा, यानी कि 44 जो होगा पक्का 968 का फैक्टर होगा। तो वैसे भी करके आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, एक स्टेप अगर मैं और जाऊं और कैलकुलेशन को अगर मैं आसान करूं तो मैं कैसे आसान कर सकता हूं, देखो ये क्या है, 44 है ना, 44, और ये 7 प्लस एच है बराबर है 968। तो मुझे इतना तो पता ऑप्शन को देख करके कि ये जो 44 है ये पक्का है कि परफेक्टली डिवाइड करता होगा, यानी 968 को, यानी 968 का ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का समझ लो कि 968 का ये फैक्टर होगा 44, ठीक है। अब देखो 44 में मैं कितने से गुना करूं, 44 में मैं कितने से गुना करूं कि हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ जाए, 968 आ जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आंसर है, याद रखना ये आंसर है, ये जो है पूरा का पूरा वो ये ऑप्शन है, ये आंसर नहीं है। सो ऑप्शंस को भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप मान लो कोई अगर लंबा कैलकुलेशन है तो आप ऑप्शंस को चेक कर लो। देखो 7 प्लस एच है, ठीक है ना, तो एच की वैल्यू ये सब दी गई है। एच की वैल्यू अगर मैं 22 रख दूं, मान लो कि अगर मैं एच की वैल्यू 15 रख दूं तो 15 और 7 कितना, 22, और 22 में यूनिट डिजिट पे क्या होता है 2, और यहाँ पे है 4, 4 दूनी 8, यानी कि बनता है, यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, यानी कि ये बनता है पॉसिबिलिटी। अगर मान लो
कि मैं अगर h की वैल्यू 17 रख दूं, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, और 24 में यूनिट डिजिट है 4, यहाँ भी है 4, यानी कि 4 4 16, यानी ये जो एंड है वहाँ पे 6 तो है ही नहीं यूनिट डिजिट पे, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। फिर अगर मान लो कि h की वैल्यू में 19 डाल दूं तो 19 प्लस 7 कितना हो जाता है भैया 26, 19 प्लस 7 कितना 26, 26 में यूनिट डिजिट क्या है 6, और यहाँ पे कितना है 4, और 6 और 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24, यूनिट पे होना चाहिए 4, यानी ये भी नहीं है। सो ऑप्शंस को देख करके भी आप पता कर सकते हो कि h की वैल्यू बिना कैलकुलेशन किए हुए पता कर सकते हो कि h की वैल्यू 15 होगी, यहीं से डायरेक्टली आ गया, ठीक है। लेकिन आप पूरा कैलकुलेशन करो, पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे 44 इंटू 7 प्लस एच बराबर 968। अब रहा बात डिवीजन का, तो इतना पता है कि इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट पूरा का पूरा सीधे क्या करेंगे 968 को लेंगे और इसमें 44 से भाग करना चालू कर देंगे, ठीक है। ये भी अच्छा मेथड है, अगर आप करोगे तो 22 आप पाओगे यहाँ पे, ये परफेक्टली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, लेकिन आपको कैलकुलेशन को आसान करना है तो यूनिटरी मेथड के पास यानी बेसिक अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। 2 से काटो इसको 22, 2 से इसको काटो, 2 चौके 8, 1 और 6 यानी 16, 2 8 16, और फिर से 8 बच गया, 2 चौके 8, फिर से 2 11, और फिर से काटो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी अब देखो अब भाग देना आसानी हो गया, ठीक है ना। 11 को तो 224, 11 242 में 11 से जब भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, तो 2 बच जाएगा, 24 में से 22 जाएगा तो कितना 2, और 2 के बाद फिर से 2 यानी 22, तो 11 दूनी 22 यानी 22 आ गया। ये किसका मान है 7 प्लस एच बराबर 22, यानी एच की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 7 बराबर कितना 15, जो कि डायरेक्टली हमने क्या किया था ऑप्शन से कर लिया था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद दूसरा जो रिक्विजिट है वो क्या है, देखो पहला बात ये है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एक्यूरेसी बिल्ड करने के लिए। दूसरा ये है कि आप जो हो वो कैलकुलेशन को फास्ट करो, ताकि बिना शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल किए हुए आप उन लोगों को जो कि शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हैं उनसे आप अपना स्पीड मैच कर सको। देखो शॉर्ट ट्रिक गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, यही एक स्ट्रैटेजी है। बट हमें एग्जाम में तो टाइम सेव करना है, टाइम सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे और ऑप्शंस पे यानी कॉमन सेंस को, नाक मुंह कान सब खुला रखना है, कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ऑप्शंस को हमने देखा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया, उसका प्रयोग करेंगे, और चौथा फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये अगर 4 चीज आपने कर ली सो एप्टीट्यूड में आप चाहे कोई भी एप्टीट्यूड हो, चाहे ये चपरासी लेवल से लेकर के IAS लेवल तक हो, या कैट का हो, या फिर आपका IT सेक्टर का कुछ हो, आप हर एक एप्टीट्यूड को आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर से दोबारा मैं समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना होता तो मैं कैसे सोचता, ताकि मेरा समय सेव हो सके। देखो इसमें ऑब्वियसली आपका टोटल सरफेस एरिया बहुत कम दिया गया, ठीक है, कैलकुलेशन करना आसान है, बट कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कैलकुलेशन बेहद लेंदी होता है। वैसे सिचुएशन में आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो कर तो ले जाओगे क्वेश्चन को, लेकिन टाइम लगता है। देखो यहाँ पे क्या था, आपको मैंने बताया कि एरिया होता है 2 पाई r प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या है 968। इधर जब हमने लिखा था तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और r प्लस एच था बराबर 968 था। सो ये 7 से 7 कट चुका था, राइट। यहाँ पे 44 है, यहाँ पे कुछ भी होता, राइट, और यहाँ पे 7 प्लस एच है बराबर है 968। मैंने क्या कहा कि हमेशा मैं दिमाग में लगाते रहूंगा कि क्या है नहीं है। हमें इतना पता है कि ये जो ऑप्शंस है इसे देख के पता चलता है कि इंटीजर वैल्यू है, यानी कि पक्का बात है कि 24 जो होगा इसका क्या हो जाएगा फैक्टर होगा, 24 इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा होगा, लेकिन हमें उस मेथड के थ्रू जाना ही नहीं है। मैं सीधे यहाँ पे आता और क्या कहता, दिमाग में मेरे क्या चलता कि चलो h की वैल्यू मैं 15 मान लेता हूँ, तो h की वैल्यू अगर मैं 15 मान लूँ तो ये ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, और 22 में यूनिट पे कितना है 2, और 2 को अगर 4 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा 8, यानी यूनिट डिजिट पे 8 है, मतलब यही मेरा आंसर होगा h का वैल्यू। लेकिन अगर मैं दूसरे ऑप्शन को भी चेक करूँ तो देखो क्या होगा 7 प्लस एच है, यानी अगर h की वैल्यू में 17 डाल दूँ तो ये 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा 24,
यूनिट डिजिट पे कितना है 4 और 4 को 4 से गुना करूंगा क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 6, जो कि हमारे आंसर में नहीं है, यानी ये आंसर नहीं होगा। फिर अगर 19 को भी मैं पुट करूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ पुट करके कि कोई भी आंसर फुलफिल नहीं कर सकता है इसको, ठीक है, कोई भी ऑप्शन फुलफिल नहीं करेगा एक्सेप्ट 15। आप कैलकुलेशन करके भी मैंने आपको दिखा दिया है, इसको भी आप देख लो, इससे क्या होगा आसानी से आंसर आ जाएगा। 7 + 19 अगर करोगे तो 26, ये 26 में क्या यूनिट डिजिट पे 6 है, 6 को अगर मैं 4 से गुना करूं तो क्या हो, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 4 आएगा, 4 आंसर में है ही नहीं, तो इसलिए 15 डालने से सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। देखो मैं आपको सोचना सिखाना चाहता हूँ, कैसे सोचना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल इज एट 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या हो गया हिंदी मीडियम वालों, देखो मैं पढ़ रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस यानी किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को मैं जितने में खरीदता हूँ, खरीदने का जितना कीमत है उससे 10% ज्यादा कीमत में ये बेचने का कीमत वहां पे रखा गया है, ठीक है। और फिर उस पे डिस्काउंट कितने हैं, 10% का डिस्काउंट दिया गया। क्या कह रहा है, इफ डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, यानी गेन हो रहा है 1% का, या लॉस हो रहा है, या कोई प्रॉफिट कोई गेन नहीं, या मोर देन 1 हो सकता है, या नन ऑफ द, क्या इसमें से हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्या है, इस क्वेश्चन को हम आसानी से समझते हैं। क्या कह रहा है कि एन आर्टिकल, कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि ये वस्तु जो है वो क्या है, मैंगो है, आम है। इस आम को क्या कह रहा है ना, आर्टिकल इज ए 10% मोर देन सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस रखा उससे ज्यादा क्या है इसका कीमत वहां पे दिखाया जा रहा है। यानी कि मान लो ये मैंगो है और ये दुकानदार है, ये शॉपकीपर है, ठीक है ना, इसने क्या किया, किसान से ये आम को खरीदा है 100 रुपए में। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो सीधे के सीधे कॉस्ट प्राइस को मान लो 100 रुपए, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस किसान से ये शॉपकीपर जो है वो अगर 100 रुपया में अगर सामान खरीदता है, लेकिन ये दिखा कितना रहा है कीमत, अभी बेच नहीं रहा है, देखो बेचेगा डिस्काउंट पे, ठीक है, लेकिन कीमत कितना दिखा रहा है 10% ज्यादा। तो 100 का 10% कितना होता है 10 रुपया, प्लस 100 रुपये यानी 110 रुपये ये कीमत दिखा रहा होगा। कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या होता है कि मान लो कह रहा है कि 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना है 100, मोर का मतलब क्या होता है प्लस करो। अब 100 का 10% करोगे तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 10 गुने 1 यानी 10, 100 + 10 इज व्हाट 110, यानी 110 है ना। तो किसान से शॉपकीपर ने 100 रुपए में खरीदा ये आम, और ये मैंगो का कीमत कितनी दुकान पे डिस्प्ले करा 110। अब क्या कह रहा है, मैं कस्टमर हूं, मैं इसके दुकान पे गया तो ये शॉपकीपर क्या कह रहा है कि ठीक है 110 रुपए का ये आम है, लेकिन मैं आपको इस पे 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो 110 का 10% डिस्काउंट है, तो 110 रुपए का 10% अगर करोगे तो कितना होगा देख लो, 10 से 10, 10 से 10 यानी 11 रुपया। यानी कि 110 रुपए का ये आम है, लेकिन शॉपकीपर क्या कह रहा है कि आपको 11 रुपए का डिस्काउंट मैं दे दूंगा। तो दे दूंगा डिस्काउंट यानी कि 110 रुपए में से 11 रुपए आप घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर भी क्या, मैंने क्या कहा, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, आपको कॉमन सेंस का प्रयोग कर। देखो 110 में से 11 ऐसे कुछ नंबर रहता है, देखो अभी तो आसान है इसको घटाना, लेकिन कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप उसे तोड़ने का प्रयास करो। हमेशा 10 के पास जाओ, 5 के पास जाओ, 20 के पास जाओ, या 10 के मल्टीपल्स में जाओ, आसानी से टूट जाएगा। तो 110 माइनस 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 + 1। अब देखो 110 में से 10 रुपया घटाना आसान है। 110 में 10 गया कितना 100, अब 100 में से 1 रुपया जाएगा कितना 99। यानी कि ये जो शॉपकीपर है किसान से तो 100 में खरीद के लाया और मुझे कितने में दे 99 रुपया में, यानी 100 रुपया का सामान था लेकिन दुकानदार ने 99 में ही बेच दिया। तो इसे कितने का लॉस लगा 1 रुपया का, और 1 रुपया जो है का लॉस लगा। तो 100 रुपया का 1 रुपया कितना है 1% है। 100 रुपया का 1 रुपया कितना है 1% है, तो 1% का लॉस लगेगा, यानी कि बॉम्बे आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आप समझो, इसलिए मैं समय ले रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को मैं बिल्ड कर सकूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में आपको, -3 to the power m + 1 into -3 to the power 5 is equal to -3 to the power 7 देन द वैल्यू ऑफ m। यानी कि -3 के पावर में क्या दिया गया m + 1, -3 के पावर में दिया गया 5,
और इधर इक्वल टू साइन के साथ क्या दिया गया, -3 की पावर में 7। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ m। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो फॉर्मेट क्या बना है, a टू दी पावर m, a का पावर m गुने a का पावर n बराबर क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n, पावर मल्टीप्लाई होता है। तो आप कहोगे सर आप मुझे ये बात बताओ कि ये कैसे हुआ, एग्जाम्पल कुछ दो। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, इसे मैं 2 की पावर 5 लिखूंगा। दोनों तरफ इक्वेट हम करेंगे और वैल्यू बराबर आ जाएगा, यानी कि ये प्रूफ हो चुका है फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार लिखो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 टू द पावर 2 यानी कि 2 को 2 बार लिखो, कितना आ जाएगा 4। 8 गुने 4 कितना हुआ, 32। इधर देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 है, तो 2 को 5 बार लिखो, गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 32 इक्वल टू 32, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो यही फॉर्मूला पे ये काम करेगा। सो मैंने क्या कहा, a की पावर अगर m हो और गुणे में अगर हो, देखो पावर ये बेस जो है वो सेम है, इसको कहते हैं बेस। ठीक है, इसको पावर, तो बेस अगर सेम हो तो ये सब क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम होने में पावर ऐड होता है। तो m प्लस n यानी कि वैल्यू क्या है, m प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 5 a की पावर में। ठीक है, इक्वल टू क्या है, a टू दी पावर 7 यानी -3। a को -3 मान लो आप। ठीक है, मैं ऐसे ही करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब जब मान लो, देखो मैंने क्या कहा कि जब बेस आपका जब बराबर हो तो पावर, अगर बेस बराबर हो गुना हो रहा हो तो पावर ऊपर में ऐड हो जाता है m प्लस n। और जब इक्वल टू का साइन हो और बेस बराबर हो, यहाँ पर भी -3 टू दी पावर क्या हो जाएगा, m प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू -3 टू दी पावर 7। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, -3 है, यहाँ पर भी -3, बेस बराबर है और इक्वल टू का साइन यानी कि पावर को इक्वेट कर देंगे। सो m प्लस 1 प्लस 5 बराबर 7, 1 प्लस 5 कितना 6, सो m प्लस 6 बराबर 7, m इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी कि 1। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कैलकाटा इज द आंसर। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड 81 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि हमें परफेक्ट क्यूब का आई गेस हिंदी होता है घन। सो हमें परफेक्ट एक घन चाहिए, तो 81 को मैं किससे डिवाइड करूं कि घन हो जाए। ऐसे क्वेश्चन जब भी हैं तो मल्टीपल वेज हैं इसके करने के। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप क्यूब को याद रखो। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब क्या है 27 होता है, 4 का क्यूब क्या है 64 होता है, 5 का क्यूब क्या है 125 होता है। ठीक है, सो अगर आप गौर से देखोगे तो ये तो 81 है। सो 81 अगर है तो 64 से ज्यादा है और 125 से कम है, ये हो नहीं सकता। 64 ये है नहीं, यानी कि यहीं पे कुछ ना कुछ चांस बनेगा। ठीक है, तो चांस अगर इसमें बनेगा तो हम 81 को 27 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है, 3 आंसर आ जाएगा, यानी ये नंबर 3 होगा। ठीक है, लेकिन इसका एक बेहतरीन तरीका है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जो नंबर रहे, ठीक है ना, उसको सबसे पहले आप फैक्टर निकाल लो उसका। सो 81 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो क्या ये 2 से लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 1 है। तो 3 से लगाएं क्या, हाँ, तो ये 27 टाइम लगेगा। फिर देखो 7 और 2 9 है, यानी सम करते हैं ना, 3 से कोई अंक डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसको फाइंड आउट करना हो, क्या करते हैं, सारे डिजिट का सम, अगर वो 3 का मल्टीपल हो तो डिवाइड कर देगा। 7 प्लस 2 कितना है 9, यानी ये भी 3 से, ये आप जानते हो लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 3 9 27, फिर से 3 तिहाई 9। ठीक है, तो ये देखो 3 का पावर कितना है, 3 4 बार आ रहा है, यानी कि 3 टू दी पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4। आपको पता है कि किसी भी अंक का क्यूब निकालना क्या कहते हैं, ए क्यूब। ठीक है ना, ए का क्यूब क्या है तो पावर में 3 होना चाहिए, तो 3 का क्यूब निकालना तो पावर में 3। अब देखो 3 की पावर 4 है, तो क्या कहेंगे, बेस बराबर रख करके यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे। आपको पता है ना, मैंने आपको अभी भी बताया, ए की पावर m, ए की पावर n, अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ऐसे ही अगर इसको स्प्लिट करना हो तो रिवर्स में चले जाएंगे, यानी कि m प्लस n को मान लो 3 प्लस 1, यानी 4 को 3 प्लस 1 लिख ही सकते हो ना। सो a की पावर 4 यानी 3 की पावर 4 को आप लिख लो। 3 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 प्लस 1, तो 3 का पावर 3 स्प्लिट हो जाएगा, 3 का पावर 1 स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि ये तो परफेक्ट क्यूब है 3 का। यानी इस अंक को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये जो 3 है एक्स्ट्रा में वो चला जाए। सो 3 से डिवाइड कर देंगे, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो x एंड y का रिलेशनशिप दिया गया है कि दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल तो है। प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है भैया कि x यहाँ पे है और ये प्रोपोर्शनल का साइन है, यहाँ पे y है। लेकिन क्या करें इनवर्सली, तो इनवर्स के लिए 1 अपॉन, ठीक है, यानी कि ये हो गया x इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय y, इसे कहते हैं x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, या इसको कह सकते हो x इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y या 1 बाय y, ठीक है। सो अगर आप ऐसा लिखते हो तो सपोज कर लो कि x प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कहीं पर भी आपको ये पता है कि प्रोपोर्शनल हटाते हैं और इक्वल टू से अगर इसको साइन को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे k आ जाता है। सो k इंटू 1 बाई वाई यानी कि k बाई वाई, ठीक है। और जब इस y को इधर मैं भेज दूं तो x इंटू वाई इक्वल टू k, इट इज ऑलवेज ट्रू। क्या है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के को क्या कांस्टेंट माना है तो बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे ये सब ऑप्शंस तो वैलिड है ही नहीं, कट जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको दिया रह सकता है कि एक्स इक्वल टू के बाई वाई या वाई इक्वल टू के बाई एक्स, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है कि दोनों को लिखने का एक तरीका है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तीनों ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है अभी फिलहाल के लिए एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज ट्रू। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये उल्टा करके लिखा गया, वाई बाई एक्स बराबर अगर मैं के लिखता हूं तो देखो के वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा के एक्स, यानी कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया जो कि है ही नहीं, ठीक है ना। सो आपका ये भी सॉल्व हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर, अच्छा होल नंबर क्या होता है आपको पता है क्या? होल नंबर सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 0 1 2 3 सब के सब होल, ये क्या है आपको होल नंबर्स हैं। 0 भी इंक्लूड होता है और बाकी नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होती है, यानी कि माइनस में भी वैल्यू जाए तो उससे भी होल नंबर कहेंगे। चलो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स, दो होल नंबर के बीच का जो अंतर है वो 66 है, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ टू नंबर्स, यानी कि वही दो होल नंबर का रेशियो जो है वो 2:5 है। सो हमें रेशियो दिया गया है, हमें डिफरेंस दिया गया यानी कि अंतर दिया गया है और रेशियो दिया गया है, और हमें पता करने के लिए कह रहा है कि वो दो नंबर क्या होंगी। सबसे पहली बात कि आपको पता है क्या होल नंबर क्या होता है। होल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, सो 0 1 2 ये सारे के सारे होल नंबर, यानी 0 इंक्लूड करके सारे जो इधर के नेचुरल नंबर होते हैं वो सब मिला करके होल नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम इसे कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर, सो हमने मान लिया है कि पहला हमारा जो होल नंबर है वो हमारा क्या है x है और दूसरा क्या है y है। आप x1 x2 भी मान सकते हो। दोनों के बीच का अंतर क्या है 66 है पहला। फिर क्या कह रहा है x बाई वाई इज 2/5, रेशियो भी दिया गया है। सो अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू पता करनी हो तो हम पता कर सकते हैं 2/5y, ये हो गया। सो इसमें अब क्या करना है हमें, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है y के टर्म्स में 2/5y माइनस y बराबर 66। अब देखो ये y/1 इसको लिख सकते हो, एलसीएम लोगे 5 आएगा, ऊपर में 2y रह जाएगा, नीचे में 5y चला जाएगा बराबर 66, यानी 3y माइनस में है बराबर 66। 3 से 66 कट जाएगा 22 टाइम्स, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा -22, ठीक है। माइनस कितना आ गया 22। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स, यानी दो होल नंबर के बीच का अंतर दिया गया है इज 66, 66 है दो होल नंबर के बीच का अंतर। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5, यानी उसी दो होल नंबर का रेशियो दिया गया है 2:5, यानी 2:5 2:5, ठीक है। सबसे पहली बात कि होल नंबर क्या होता है आपको पता है क्या? होल नंबर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज होल नंबर, 0 1 2 3 ये सारे के सारे होल नंबर्स है, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या बोल रहा है ये डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर। चलो ठीक है, पहला होल नंबर हम मान लेते हैं कि पहला होल नंबर हमारा क्या है x1 है और दूसरा होल नंबर हमारा x2 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है 66 है। फिर क्या कह रहा है रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स इज 2:5, यानी x1 बाई x2 इज 2/5। सो अब यहां से मैं x1 का वैल्यू निकालूं तो 2/5 इंटू x2, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यही जो x1 का जो वैल्यू है x2 के टर्म में इसमें पुट कर देंगे। x1 की जगह पुट कर दो 2/5 x2 माइनस x2 बराबर 66। सो ये x2/1 लिख सकते हैं। 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा भैया, 5 होगा। ऊपर में कितना जाएगा 2x2 माइनस कितना 3x2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 66 हो जाएगा। ठीक है, सो 2x2 माइनस 5x2 सॉरी, सो ये हो जाएगा माइनस 3x2/5 बराबर 66। अब माइनस 3x2 को ऐसे रहने दें, 66 को 5 से गुना कर देते हैं। सो आप अगर यहाँ पे पाओगे कि अगर हम ऐसे जाएं तो 3 से ये कट जाएगा 22 टाइम्स, 3 को 22 से गुना करोगे 66 आएगा। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 गुने 5 यानी 110 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, माइनस में है, हमेशा पॉजिटिव ही आपको लेकर के चलना है। सो 110 आपका वैल्यू अगर आ जाता है इसका, तो दूसरे का 44 आएगा ही, क्योंकि देखो दूसरा ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिसमें पहले किसी एक की वैल्यू 110 हो, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगर आपको कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट भी कर देता हूँ। देखो x1 का वैल्यू नहीं आया, अभी हमें x2 की वैल्यू आई। x2 का वैल्यू कितना आया, 110। सो x1 की वैल्यू कितनी होगी, 2/5 इंटू 110। आपको पता है कि 5 से अगर मैं इसको कट करूं सो 22 टाइम्स इसको मैं कट कर सकता हूं, और 22 को 2 से गुना करूंगा कितना आएगा, 44 आएगा। यानी पेयर जो बनेगा 110 एंड 44 का पेयर बनेगा, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R dash, जो नया कॉम्बिनेशन बना उसका रेसिस्टेंस अगर R dash है, then the ratio of R is to R dash, यानी पहला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय दूसरा रेसिस्टेंस, यानी कि पहला रेसिस्टेंस और दूसरे रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा ये पता करना। सबसे पहली बात मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, हिंदी मीडियम के लिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ। देखो एक तार है, उसका रेसिस्टेंस जो है, उसका रेसिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, उस तार को 5 भाग में काट दिया जाता है। ठीक है, उस तार को 5 भाग में काट दिया जाता है, फिर उस कटे हुए पार्ट्स को, सारे के सारे पार्ट्स को पैरेलल जोड़ दिया जाता है। यानी पहले ये सीरीज में था, फिर अब पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। तो नया रेसिस्टेंस पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना रेसिस्टेंस तो आर है ही। दूसरे के लिए बोला है कि आर डैश है, लेकिन आर डैश का वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा आर के टर्म्स में, ताकि हम रेशियो पता कर सके। सबसे पहले देखो फिजिक्स का क्वेश्चन आपको बता दूं कि बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी का टेस्ट क्या है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है। ये एनसीईआरटी फिजिक्स 12th का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आपको ये सोचना है कि रेसिस्टेंस होता क्या है। ये आपको अभी फिलहाल के लिए तो नहीं सोचना, लेकिन चलो ठीक है मैं बता देता हूँ रेसिस्टेंस को। आप ऐसा कुछ ड्रॉ करते हो, ठीक है, रफ डायग्राम है रेसिस्टेंस का। ठीक है ना, सो अभी मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ और तब मैं आपको पूरा ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक जो वायर है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अगर मैं इसका देखूं तो मान लो पूरे का ही आर है, रेसिस्टेंस आर है इसका। यानी आपको पता है कि रेसिस्टेंस और लेंथ क्या होता है, वायर का हमें लंबाई तो पता है, चलना ही चाहिए। रेसिस्टेंस और लेंथ जो होता है ऐसी स्थिति में वो प्रोपोर्शनल होता है। यानी रेसिस्टेंस अगर आर है तो इसका पूरा का लेंथ भी एल ही रहा होगा। ठीक है, सो हम इसे 5 भाग में कट करते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और 5वां भाग। ठीक है, सो अगर आप गौर से देखोगे तो ये बड़ी वाली वायर जो है, जिसका पुराना जो रेसिस्टेंस जो है पुराने वाले वायर का बिना काटे हुए वो आर है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो वायर है उसका लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे जो L/5 लेंथ के जो वायर्स हैं, 5 L/5 लेंथ के जो वायर हैं उसे ऐड किया गया, क्योंकि रेसिस्टेंस में जो होता है वो प्लस में चला जाता है। ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे जो 5 वायर है उसे ही जोड़ के एक बड़ा वायर पहले बनाया गया था। ये यूं कह लो रिवर्स इंजीनियरिंग अगर हम करें तो हमें क्या दिया गया था, पीस ऑफ वायर, एक वायर दिया, एक तार दिया, हमने तार को ड्रॉ कर लिया। अब क्या कह रहा है, तार का रेसिस्टेंस आर है, चलो आर है, इसे 5 भागों में हमने काट दिया है। तो आपको पता होना चाहिए रेसिस्टेंस अगर पूरे वायर का आर है, यानी पूरे वायर का लेंथ कितना रहा होगा, प्रोपोर्शनल में रहा होगा, यानी एल रहा होगा। एल अगर मानते हैं हम
तो प्रत्येक एक पार्ट का जो 5 भागों में हमने काटा है तो एक पार्ट का L/5 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा वायर है इसमें L/5 लेंथ के 5 तारों को जोड़ करके सीरीज में जोड़ के बनाया गया। अब क्या कह रहा है, काटने के बाद है ना जो भी ये जो तार हैं सबके सब उसे पैरेलल जोड़ दिया गया है। ठीक है, सो पहला तार, दूसरा तार, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, आप बात समझ रहे हो, यानी कि पहले ये सीधा ऐसे था, अब हमने ऐसे जोड़ दिया। सबका लेंथ क्या है, L/5 है और इस पूरे का रेसिस्टेंस R डैश है। ठीक है, अब हमें R डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ताकि हमें पता चल पाए कि क्या होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन निकालना हो तो इसका शॉर्ट ट्रिक बेहद ही आसान होता है, और वो ये है कि आपको जब भी शॉर्ट ट्रिक निकालना हो तो R डैश इक्वल टू हो जाता है जब भी ओल्ड न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब पहले अगर सीरीज में था, देखो लेकिन ये तभी वैलिड है जब पहले सीरीज में रहा होगा कोई तार, आप उसे अगर आप पैरेलल में जोड़ देते हो तो R डैश जो नया वाला जो पैरेलल वाले का रेसिस्टेंस जो होगा वो सीरीज वाले रेसिस्टेंस का ऊपर में लिखेंगे और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम, एन स्क्वायर। एन क्या है, जितने पार्ट में कटा हो। ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि कुल मिला के अगर लिखना हो तो नया वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई पुराना वाला, यूं कह लो कि पैरेलल वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई सीरीज वाला रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जितने पार्ट में काटा गया होगा उसका स्क्वायर। तो कितने पार्ट में काटा गया, 5 में, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, यानी इसका रेशियो क्या होगा, 1/25। ए होगा आंसर। ठीक है, यानी कि क्या करना है, सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखना है या शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। हालांकि मैं इसे करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप यूं समझ लो कि इसका एक हमें याद रखना है कि क्या याद रखना है कि जो नया वाला जो पुराना वाला रेसिस्टेंस है और नया वाला, यानी ये है नया वाला रेसिस्टेंस, यानी कि जो रेसिस्टेंस इन पैरेलल लिखो, देखो नया पुराना याद रखोगे तो आपको क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। सो हम पैरेलल के लिए पैरेलल लिखते हैं और सीरीज के लिए एस लिख देते हैं। ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल होता है बाय द वे। सो पैरेलल वाले का रेसिस्टेंस, जो पैरेलल वाला रेसिस्टेंस है वो और सीरीज वाला रेसिस्टेंस जो है वो, उसका रेशियो क्या होता है, 1 बाय पार्ट का स्क्वायर, जितने पार्ट में किया गया है। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। कितने पार्ट में है, 5, तो 25। ठीक है, लेकिन हमसे देखो पूछा क्या है, ये R बाई R डैश, यानी कि R जो है वो क्या है, सीरीज वाला पूछा है। तो ये तो पैरेलल इज टू सीरीज है, सीरीज इज टू पैरेलल हमसे पूछा है, तो सीरीज इज टू पैरेलल जब हम करेंगे तो बस इसे रिवर्स कर दो, 25 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसे हम कैलकुलेट भी करेंगे जैसा हमने प्रॉमिस करा था। तो कैलकुलेशन के लिए हमने आपको ये बताया है अभी अभी कि देखो सारे के सारे जो वायर्स हैं वो क्या हैं, पैरेलली जोड़ दिए गए हैं, और प्रत्येक वायर का लेंथ क्या है, सबको क्या कर दिया गया है, पैरेलली जोड़ दिया गया है। तो पैरेलली अगर आप जोड़ते हो तो ऐसे पैरेलली 5 वायर्स को जोड़ दिया गया है। ठीक है, सबका लेंथ क्या है, L/5 है। ठीक है, पूरे का रेजिस्टेंस क्या है, R है, रिजल्टेंट उसको बोलते हैं। सो 1 बाई R डैश, यानी कि R डैश है पूरे का क्या है, पैरेलल रेजिस्टेंस जो है वो पूरे का कितना है, पैरेलल वाले का वो R डैश है। तो 1 बाई R डैश इज इक्वल्स टू होगा 1 बाई पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 प्लस 1 बाई R5 होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होगा, हमारा लेंथ के पैरेलल हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन ये R1 जो है वो तो भैया एक पार्ट का है। सो ये अगर पार्ट का रेसिस्टेंस की मैं बात करूं तो आपको मैंने कहा था कि पार्ट का कितना दिया गया है भैया, रेसिस्टेंस R है, R है पूरे का, पांचों को जोड़ के सीरीज में, यानी कि इसका R/5 में लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो आप। सो 1 बाई R1 को क्या लिखेंगे, R/5। सो 1 अपॉन अगर मान लो R/5 में लिखता हूं तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो 5 बाई R लिख सकता हूं क्या, और चूंकि सबको इक्वल पार्ट्स में काटा गया है, यानी सबका लेंथ L/5 है तो सबका R/5। यानी देखो रेसिस्टेंस अगर R हो तो वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हमने काटा था। ठीक है, 5 बाई R को अगर 5 बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 25/R बराबर कितना है, 1 बाई R डैश। सो इस R को अगर ऊपर लेके जाओगे तो आप क्या पाओगे, R बाई R डैश इज इक्वल्स टू 25। यही आंसर है, वहां से भी यही आंसर आया था, ऐसे भी वही है। लेकिन अगर सपोज कर लो ये अगर कहता, सारा क्वेश्चन सेम रहता, बस यहाँ पे आगे कहता कि दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन सीरीज में, अगर सीरीज में फिर से कनेक्शन करवा दो, पहले भी सीरीज में था अभी भी सीरीज में है, तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, रेसिस्टेंस R ही रह जाता है। यानी कि
R बाई R डैश का रेशियो 1 हो जाता है, यानी कि जो सीरीज में था और पैरेलल में जो था दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाता है 1, यानी इक्वल हो जाता है। दोनों ही सीरीज में था, पहले भी सीरीज में था, फिर से सीरीज में लग जाता तो R R ही रह जाता, लेकिन पैरेलल में है इसीलिए ऐसा कैलकुलेशन हमने किया है। लेकिन आपको क्या करना है, बस दोबारा से मैं वो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आपको वही याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है भैया, शॉर्ट ट्रिक हमने क्या कहा कि जो पैरेलल में रेसिस्टेंस है, ठीक है, और जो सीरीज में रेसिस्टेंस है उसका रेशियो 1 बाय पार्ट्स का स्क्वायर होता है। इसे याद रख लो, पार्ट्स क्या है 25, ठीक है, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। चूंकि हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सीरीज इज टू पैरेलल, आर डैश पूछा है, सीरीज इज टू पैरेलल, ये आर पैरेलल आर डैश है। सो हमें उल्टा निकालना है, तो 1/25 का उल्टा करो कितना 25 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये इजीली निकल जाएगा आपका। फिर आओ इस क्वेश्चन में आओ, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है, उसमें एंगल A एंड एंगल B आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि कोण A और कोण V का जो मान है वो रेशियो में दिया गया 1:2, यानी कि कोण A अगर x है तो कोण B क्या होगा 2x हो जाएगा। सो हमें बोला है कि एंगल A क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला बात, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मैंने आपको क्या कहा है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। चलो एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाम दे देते हैं ABC एंड देन D, ठीक है। आपको पता है कि ये जो एंगल है और ये जो A और B जो है वो क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, और C और D क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, लेकिन A और C क्या एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है ना। सो पैरेललोग्राम की एक क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी ये है कि इसमें जो भी एडजेसेंट एंगल होगा, यानी कि A और B या यूं कह लो C या D, मैं पूरा का पूरा निकाल के बता देता हूँ, जो भी एडजेसेंट एंगल है वो जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया कि दोनों एंगल का मान 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि जो भी एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में होता है, जैसे A और B एक दूसरे के एडजेसेंट है और C और D एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल का मान क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री हो जाता है। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप ये पाओगे कि एंगल A और एंगल B का तो रेशियो बाबा हमें दिया गया है, सो 1:2 का। सो 1:2 का अगर रेशियो दिया गया है तो एंगल A को अगर मैं x मान लूँ तो ये 2x हो जाएगा। सो x प्लस 2x बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री, यानी कि एंगल A का मान कितना है 60 डिग्री, एंगल B का मान कितना है 120 डिग्री। हमें 60 डिग्री ही पता करना था, आंसर हो गया। लेकिन मान लो इस क्वेश्चन को मुझे कॉम्प्लिकेट करना होता तो मैं क्या पूछता आपसे, एंगल A एंगल B नहीं पूछता आपसे, पूछ लेता एंगल C का मान बताओ या एंगल D का मान बताओ। ऐसे कैसे आप कैलकुलेट करोगे, देखो ए बी का हमने आपको एंगल दिया है और हमने आपसे क्या पूछा, एंगल C या एंगल D का मान बताओ। तो आप क्या करोगे, देखो पैरेललोग्राम का मैंने एक क्वालिटी आपको बताया कि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होती हैं, लेकिन अपोजिट एंगल्स क्या होती हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होती है। यानी एंगल A जो होगा वही एंगल C होगा और एंगल B जो होगा वही एंगल D होगा। यानी एंगल C भी पूछता तो एंगल A का मान लिख के हम निकल जाते 60 डिग्री, और अगर एंगल B पूछता तो एंगल D अगर पूछता तो एंगल B का मान निकल जाते 120 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक हीटर है बाबा, अभी ठंडी का मौसम भी है, हीटर है, ठीक है। हीटर से क्या होता है, पानी गर्म होता है। सो एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया, रेसिस्टेंस ऐसा लिख लो, आप अपने दिमाग में ड्रॉ करना चालू करो। इस रेसिस्टेंस यानी R की वैल्यू कितना है, 8 ओम। याद रखना रेसिस्टेंस का यूनिट डायमेंशन क्या, यूनिट क्या होता है, ओम होता है। यानी कि देखो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना कि यूनिट एंड डायमेंशन का ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि देखो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। ओम को ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इसका रेसिस्टेंस हमने आपको बता दिया कि ये कितना है, 8 ओम है। ड्रॉज 15 एम्पियर करंट, यानी कि इसमें क्या है 5 एम्पियर का 15 एम्पियर का करंट है। करंट को क्या किससे डिनोट करते हैं, आई से। ये कितने का है, 15 एम्पियर। देखो ये एम्पियर है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को ए लिखते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस का क्या है, ओम। ओम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है।
सो आपको ये यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स वाला भी कवर एक प्रकार से हो रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, फ्रॉम अ सर्विस मेन, यानी मेन जो सर्विस का यूनिट लगा हुआ है वहां से 2 आवर्स के लिए खींचता है। ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, टाइम को हटा दो। ये 2 आवर हो 5 आवर, इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। हीट डेवलप होने का हीटर में रेट क्या होगा वो पूछ रहा है। देखो, हीट डेवलप होने का अगर रेट हमसे पूछ रहा है, हीट डेवलप होने का रेट अगर पूछ रहा है, यानी कि हमसे पावर पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। और पावर क्या होता है, पावर होता है, क्या होता है, वोल्टेज गुने करंट। पावर क्या होता है, कितना वोल्ट आ रहा है और कितना करंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको पावर मिलेगा भैया। अब पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। पावर को क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं, इसलिए देख रहे हो पावर है ये, तभी देखो सब में वॉट 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 लिखा गया है। वॉट क्या है, पावर का एक यूनिट है। जैसे मैंने आपको कहा ना, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया, करंट का एम्पियर हो गया, ऐसे ही पावर का वॉट होता है। सो पावर को क्या लिखते हैं हम लोग, वोल्टेज। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्टेज वी ही होता है, ठीक है। वोल्टेज इंटू आई, करंट, ठीक है। अब चूंकि वोल्टेज हमें दिया गया नहीं है, हमें सिर्फ आई और आर पता है, सो वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, आई आर होता है। सो अगर वोल्टेज भी निकालना हो हमको इसमें फर्दर जाकर, तो वोल्टेज क्या लिखते हैं, करंट गुने रेसिस्टेंस, यानी कितना करंट और रोकने की, अवरोध करने की क्षमता, यानी रेसिस्टेंस कितनी है। सो इसको लिख दें आई गुने आर गुने आई, पहले वाला आई यहाँ से आ गया, ये वी का मान है। सो आई स्क्वायर गुने आर हो गया वैल्यू, ठीक है। आई स्क्वायर गुने आर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, 15, तो 15 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 8, तो 15 का स्क्वायर गुने 8 कर दो। 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप मुझे बता दो। 15 का स्क्वायर होता है 225, इंटू क्या हो जाएगा 8,